हिमाचल की ऊंची पहाड़ियों और घने देवदार के जंगलों के बीच बसा एक छोटा सा गांव है रुद्रपुर। ये गांव शहर के शोर शराबे से कोसों दूर है। यहां तक पहुंचने के लिए लोगों को संकरे कच्चे रास्तों, पथरीली वादियों और ठंडी हवाओं के थपेड़ों को सहते हुए गुजरना पड़ता है। रुद्रपुर देखने में एक साधारण और शांत गांव है, लेकिन इसके चारों ओर हमेशा एक अनजानी और गहरी खामोशी पसरी रहती है। गांव के ज्यादातर घर लकड़ी और बड़े पत्थरों से बने हैं, जिनकी छतें स्लेट की हैं और आंगन में रात के समय मिट्टी के दिए या लालटेन टिमटिमाती रहती हैं। यहाँ के लोग सीधे साधे और मेहनती हैं। वे खेती, बागवानी और जंगल से मिलने वाली जड़ी बूटियों से अपनी जिंदगी चलाते हैं। मनोरंजन के लिए यहाँ न टीवी है और ना ही रेडियो का शोर। बस गांव के बीचों बीच स्थित एक विशाल और पुराने चिनार के पेड़ के नीचे लोग शाम को इकट्ठा होकर गपशप करते हैं। उस दिन भी गांव के 4 आदमी उस चिनार के नीचे बैठे थे, अजीत, समीर, राघव और ओमकार। मौसम कुछ अजीब सा था। पहाड़ों में वैसे तो ठंड रहती है, लेकिन उस दिन हवा रुकी हुई थी और उमस इतनी थी कि शरीर से पसीना रुक ही नहीं रहा था। आज तो बड़ी अजीब सी उमस है। लगता है रात होते होते ऊपर चोटियों पर भारी बारिश या बर्फबारी हो जाएगी। अजीत ने अपना पसीना पोंछते हुए कहा। समीर ने आसमान की ओर देखा और बोला, हाँ, पर हवा भी तो बिल्कुल नहीं चल रही। थोड़ी सी ठंडी हवा चल जाए तो चैन मिले। राघव ने बीच में टोकते हुए कहा। अरे भाई, मौसम है, अपने आप बदल जाएगा। 2-4 दिन बाद तो वैसे भी लगातार बरसात का मौसम शुरू होने वाला है। ये तीनों और ओंकार अभी बातें कर ही रहे थे कि अचानक गांव के एक कोने से जोर जोर की आवाजें आने लगी। चीखने चिल्लाने की, पीतल के बर्तन गिरने की और औरतों के विलाप करने की आवाजें सन्नाटे को चीर रही थी। अरे, ये शोर कहां से आ रहा है? लगता है किसी के घर कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है, ओमकार ने घबराते हुए कहा। चारों तुरंत उठे और भागते हुए आवाज की दिशा में पहुंचे। ये घर गांव के संपन्न व्यक्ति विक्रम सिंह का था। विक्रम सिंह रुद्रपुर का एक जाना माना नाम था और माना जाता था कि उसके पास गांव के बाकी लोगों की तुलना में कहीं ज्यादा धन दौलत और जमीन है। वहां भारी भीड़ जमा थी। औरतें रो रही थीं और बच्चे सहमे हुए कोनों में दुबके थे। अरे विक्रम भाई, क्या हुआ? इतना शोर क्यों मचा रखा है? अजीत ने आगे बढ़कर पूछा। विक्रम सिंह बदहवास हालत में था। वो चिल्लाया, मैं तो लुट गया, बर्बाद हो गया। मेरे घर में चोरी हो गई। मेरे सारे पुश्तैनी गहने और सारा कैश सब गायब हो गया। क्या? चोरी? लेकिन ये कैसे संभव है? समीर ने हैरानी से पूछा। विक्रम ने रोते हुए बताया, मैं बाहर वाले बरामदे में बैठा था, तभी अंदर वाले कमरे से सामान गिरने की आवाज आई। मैं तुरंत अंदर दौड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अलमारी का दरवाजा खुला था और वो पूरी खाली थी। न कोई ताला टूटा था, न खिड़की का शीशा और न ही जमीन पर किसी के पैरों के निशान। सब कुछ ऐसे गायब हो गया जैसे हवा में उड़ गया हो। भीड़ में खुसर पुसर शुरू हो गई। लोग एक दूसरे के कान में कहने लगे, ये कैसे हो सकता है? किसी ने चोर को आते जाते देखा नहीं। चोर इतना चालाक कैसे हो सकता है कि बिना निशान छोड़े रफू चक्कर हो जाए? गांव वाले हैरान थे, क्योंकि रुद्रपुर में ऐसी चोरी पहली बार हुई थी। ये तो बड़ी अजीब और डरावनी बात है। अब सबको बहुत सावधान रहना पड़ेगा। अगर चोर विक्रम के घर घुस सकता है तो बाकी किसी का घर भी सुरक्षित नहीं है, राघव ने गंभीरता से कहा। उस रात लोग डर के साए में अपने अपने घर लौट गए, लेकिन उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि ये तो बस एक भयानक सिलसिले की शुरुआत थी। विक्रम सिंह के घर हुई इस रहस्यमयी चोरी ने पूरे गांव की रातों की नींद उड़ा दी थी। लोगों को लगा था कि शायद ये एक बार की घटना होगी, लेकिन जल्द ही उनकी ये उम्मीद भी टूट गई। कुछ ही दिनों बाद एक और घर इस रहस्यमयी चोरी का शिकार बन गया। इस बार निशाना बना बिशन लाल का घर। बिशन लाल एक गरीब किसान था, जिसके पास ज्यादा कुछ नहीं था, लेकिन जो थोड़ी बहुत उसकी जमा पूंजी थी और फसल बेचकर आई अनाज की बोनियां थी, वे सब एक ही रात में गायब हो गई। अगर बिशनलाल जैसे गरीब के घर से भी सामान चोरी हो सकता है, तो अब रुद्रपुर में कौन सुरक्षित है? ये कोई साधारण चोर नहीं है, ये कुछ और ही मामला है। गांव की चौपाल पर चर्चा होने लगी। अब गांव का पूरा माहौल ही बदल चुका था। पहले लोग रात को चिनार के नीचे बैठकर हंसी मजाक करते थे, कहानियां सुनाते थे, लेकिन अब सूरज ढलते ही सन्नाटा पसर जाता। हर कोई अपने घर में दुबक जाता। दरवाजों पर 2-2 सांकलें चढ़ाई जाती। खिड़कियों पर कुंडी और लालटेन बुझाकर लोग कांपते हुए सोने की कोशिश करते।
लेकिन चोरियों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा था। हर कुछ दिनों के अंतराल पर किसी न किसी घर से सामान गायब होता रहा। सबसे ज्यादा खौफनाक बात यह थी कि कभी कोई ताला टूटा नहीं मिलता था, ना ही दीवार में कोई सुराख होता था और ना ही किसी ने कभी किसी अजनबी को गांव की गलियों में देखा था। ये किसी इंसान का काम नहीं हो सकता, ये जरूर कोई ऊपरी चक्कर है, कोई भूत प्रेत है, गांव के बुजुर्ग कहने लगे। अब हालात इतने बदतर हो गए थे कि बच्चे भी रात को घर की देहरी लांघने से डरने लगे। गांव के पालतू मवेशी अचानक आधी रात को हिनहिनाने और रंभाने लगते, मानो उन्हें अंधेरे में कुछ ऐसा दिखाई देता हो जो साधारण इंसानी आंखों से ओझल था। चिनार के नीचे अब सिर्फ एक ही चर्चा होती, चोरी। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि चोर इतना शातिर कैसे हो सकता है, बिना दरवाजा खुले अंदर कैसे जाता है। डर इसी बात का है कि अगर ये इंसान होता तो अब तक पकड़ लिया गया होता। ये पक्का कोई शैतानी शक्ति है। अजीत ने डरे हुए स्वर में कहा। ओंकार ने सिर हिलाते हुए कहा, जो भी है बहुत शातिर है। अगर यही हाल रहा तो एक दिन रुद्रपुर का नामो निशान मिट जाएगा। गांव वालों ने पहरा देने की भी कोशिश की, लेकिन सब बेकार गया। पहरेदार रात भर मशाले लेकर जागते रहे, फिर भी चोरी हो गई। गांव के कुत्ते जो अजनबियों को देखते ही भौंकने लगते थे, वे भी उस रात बिल्कुल खामोश थे। अब गांव में शक का जहर घुलने लगा था। लोग एक दूसरे को तिरछी नजरों से देखने लगे। कहीं ये चोरी हमारे बीच का ही कोई आदमी तो नहीं कर रहा? हो सकता है कोई रातों रात अमीर बनने के लिए ये सब कर रहा हो। लेकिन सबूत किसी के पास नहीं था कि आखिर ये सब कर कौन रहा है। एक दिन गांव के बड़े बुजुर्गों ने फैसला किया कि अब एक बड़ी बैठक बुलाई जाए। चिनार के पेड़ के नीचे पूरा गांव इकट्ठा हुआ। औरतें भी घूंघट निकालकर थोड़ी दूरी पर खड़ी होकर बातें सुन रही थी। बच्चे बिल्कुल खामोश थे और माहौल में एक भारी तनाव महसूस किया जा सकता। हमें अब कुछ ठोस कदम उठाना होगा। हमें अपने घरों के बाहर रात को आग जला के रखना चाहिए, ताकि अगर कुछ हो तो हमें पता चल सके। तभी ओंकार बोला, नहीं, ये बात इतनी आसान नहीं है। अगर ये साधारण चोर होता तो मशालों से डर जाता। मुझे लगता है इसके पीछे कोई बहुत गहरा और काला राज है। उसी समय उसी पहाड़ी रास्ते से एक बुजुर्ग शख्स गांव की ओर आता दिखाई दिया। वो थे सदाशिव काका। अरे, सदाशिव काका आ गए। अब तो वही कोई रास्ता बताएंगे, अजीत चिल्लाया। अजीत और समीर ने दौड़कर काका को सारी बात समझाई। कैसे रहस्य में चोरियां हो रही हैं, कैसे कोई सुराग नहीं मिलता और कैसे पूरा रुद्रपुर अब मौत जैसी शांति और डर के साए में जी रहा है। सदाशिव काका ने अपनी आंखें मूंद ली और सब कुछ ध्यान से सुना। फिर उन्होंने एक गहरी सांस ली और अपनी भारी आवाज में बोले, मैं समझ गया, ये किसी साधारण इंसान की चोरी नहीं है। और अगर मेरा अनुभव सही है तो मैं बता सकता हूं कि अगली चोरी कब और कहां होने वाली है। भीड़ में सन्नाटा छा गया। काका, आपको कैसे पता? आप ये कैसे कह सकते हैं? लोगों ने एक साथ पूछा। काका ने कहा, जो हो रहा है वो कुदरती नहीं है। अगली चोरी बहुत जल्द होगी और उसी रात हम इस रहस्य की जड़ तक पहुंच जाएंगे। गांव वाले स्तब्ध रह गए। डर और जिज्ञासा की एक लहर सबके भीतर दौड़ गई। अब सबकी नजरें सदाशिव काका पर टिकी थीं। चिनार के नीचे ऐसी खामोशी थी कि गिरते हुए पत्ते की आवाज भी सुनाई दे सकती थी। तुम सब जानना चाहते हो ना कि ये चोर कौन है? तो सुनो, ये कोई जीवित, ये एक छाया है, एक ऐसी परछाई जिसे किसी ने अपनी काली विद्या से बुलाया है, उसे वश में किया है और अब वो उसका इस्तेमाल अपने लालच को पूरा करने के लिए कर रहा है। काका ने जब ये कहा तो लोगों की रूह कांप उठी। औरतों ने डर के मारे अपने पल्लू कस लिए और बच्चे अपनी माताओं के पीछे छिप गए। काका ने आगे विस्तार से बताया, ये कोई साधारण प्रेत नहीं है, इसे कुछ लोग छाया पिशाच कहते हैं। तांत्रिक और अघोरी अपने मंत्रों के बल पर इन्हें कैद कर लेते हैं। फिर जो व्यक्ति इन्हें पैसे देकर खरीदता है, ये उसी के आदेश पर काम करती हैं। ये छाया किसी भी ठोस दीवार को पार कर सकती है। इसे दरवाजा खोलने की जरूरत नहीं पड़ती। अब गांव वालों को समझ में आया कि ताले क्यों नहीं टूटते थे और चोर कभी दिखता क्यों नहीं था। इसका मतलब वो तांत्रिक या उसे पालने वाला हमारे ही बीच का कोई इंसान है।
जिसने सबसे पहले अपने ही घर में चोरी का नाटक किया ताकि हम सब उस पे शक न करें। समीर ने अचानक दिमाग लगाते हुए कहा। भीड़ में हलचल मच गई। लोग एक दूसरे को शक से देखने लगे। कहीं ये काम हरपाल का तो नहीं? नहीं, मुझे लगता है ये केशव हो सकता है। शांत रहो, काका ने चिल्लाकर कहा। अभी किसी का नाम लेना सही नहीं होगा, पर एक बात तय है, अगली चोरी बहुत जल्द होगी और उस रात हम असली अपराधी का चेहरा देख लेंगे। तो काका, हमें क्या करना होगा? हमें उस रात पूरी तरह तैयार रहना होगा। जब चोरी की भनक लगे तो ये देखना कि वो परछाई किस घर के अंदर लौट कर जाती है। याद रखना, वो परछाई अंत में उसी घर में जाकर गायब होगी जहां उसे कैद करके रखा गया है। रुद्रपुर के लोग उस रात सन्नाटे में थे। काका की बातों ने उनके दिलों को दहला दिया था, लेकिन सच जानने की तड़प अब और बढ़ गई थी। हवा में जैसे खौफ घुल चुका था। तैयार रहना, अगली चोरी ही हमें उस गद्दार तक ले जाएगी जिसने गांव की सुख शांति को बेच दिया है। वो काली रात आ ही गई। आसमान में घने बादलों ने चांद को पूरी तरह ढक लिया था। हवा बिल्कुल थमी हुई थी। चिनार के पेड़ के नीचे सदाशिव काका, अजीत, समीर, राघव और ओमकार चुपचाप घात लगाकर बैठे थे। हर कोई जानता था कि आज रुद्रपुर का भविष्य तय होने वाला है। काका, रात काफी बीत गई है, कहीं आपकी गणना गलत तो नहीं? राघव ने फुसफुसाते हुए पूछा। धैर्य रखो राघव, सच कभी छिपता नहीं, काका ने जवाब दिया। तभी अचानक गांव के मध्य भाग से बर्तनों के टकराने की तेज आवाज आई। सुनो, आवाज उधर से आई है, चलो जल्दी। काका ने इशारा किया। सारी लोग दबे पांव उस घर की ओर भागे। वे एक खिड़की की ओट में छिप गए और जो उन्होंने देखा उसे देखकर उनके खून जम गए। एक अंधेरे कमरे की दीवार से एक धुंधली सी परछाई धीरे धीरे बाहर निकल रही थी। वो किसी स्त्री जैसी आकृति की थी, जिसके बाल बहुत लंबे और बिखरे हुए थे। उसकी आंखें अंधेरे में लाल अंगारों की तरह चमक रही थी। वो जमीन पर नहीं चल रही थी, बल्कि हवा में तैर रही थी। हे भगवान, ये तो सचमुच एक परछाई है। ये तो दीवार के आर पार निकल गई। समीर के मुंह से डर के मारे आवाज निकली। वो साया दीवार से बाहर निकला, जैसे ईंट और पत्थर उसके लिए कोई बाधा ही ना हो। उसके हाथ खाली लग रहे थे, लेकिन उसका चेहरा इतना भयानक था कि उसे देखकर ही कोई होश खो दे। वो किसी अदृश्य शक्ति के इशारे पर आगे बढ़ रही थी। काका, ये कहां जा रही है? ये किस घर से आई है? अजीत ने पूछा। काका की नजरें उस परछाई का पीछा कर रही थीं। ध्यान से देखो, ये किस घर के अंदर दाखिल होती है। वो परछाई धीरे धीरे गांव की गलियों से गुजरती हुई एक बड़े घर के आंगन में पहुंची और फिर देखते ही देखते उस घर की बंद दीवार में समा गई। गांव वालों के पैरों तले जमीन निकल गई। वो घर कोई और नहीं बल्कि विक्रम सिंह का ही घर था। वही विक्रम सिंह जिसने सबसे पहले अपनी चोरी का शोर मचाया था। तो ये सारा ढोंग विक्रम का था? ओमकार गुस्से से चिल्लाया। पूरा गांव इकट्ठा हो गया और विक्रम सिंह के घर का दरवाजा जोर जोर से पीटने लगा। विक्रम सिंह जब बाहर आया तो उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थीं। विक्रम, अब सच उगल दे। हमने अपनी आंखों से उस परछाई को तेरे घर में घुसते देखा है। तूने ही गांव के गरीबों का हक मारा है। काका ने गरजते हुए कहा। गांव वाले जबरदस्ती घर के अंदर घुसे। अंदर एक अंधेरे कमरे में तंत्र मंत्र की सामग्री बिखरी पड़ी थी। वहां काली राख, हड्डियां और एक अजीब सा बुझा हुआ दिया रखा था। देखो, यही है वो जगह जहां से ये सब शुरू हुआ। काका ने इशारा किया। विक्रम सिंह घुटनों के बल गिर पड़ा और रोने लगा। काका, मुझे माफ कर दीजिए। मैं लालच में अंधा हो गया था। मुझे शहर के बड़े व्यापारियों जैसा अमीर बनना था। मैंने जंगल में एक अघोरी से सौदा किया था। उसने मुझे ये छाया पिशाच दिया और बदले में हर चोरी के बाद मुझे उसकी बलि देनी पड़ती थी। गांव के लोग गुस्से से भर उठे। तूने अपने स्वार्थ के लिए बिशन लाल जैसे गरीब को भी नहीं छोड़ा। सदाशिव काका ने तुरंत पवित्र गंगा जल निकाला और मंत्र पढ़ते हुए उस कमरे में छिड़का। जैसे ही गंगा जल की बूंदें गिरीं, कमरे की दीवारों से एक हृदय विदारक चीख सुनाई दी। वही परछाई दीवार से टकराती हुई तड़पने लगी और कुछ ही क्षणों ने काले धुएं में बदलकर हवा में विलीन हो गई। आज से रुद्रपुर इस बला से मुक्त है।
काका ने राहत की सांस लेते हुए कहा। विक्रम सिंह को उसी रात गांव से हमेशा के लिए निकाल दिया गया। लोगों ने उसका सारा धन जब्त कर लिया ताकि उन लोगों की मदद की जा सके जिनके घर चोरियां हुई थी। रुद्रपुर में अब फिर से शांति है। चिनार के पेड़ के नीचे अब फिर से कहानियां सुनी सुनाई जाती हैं, लेकिन अब उन कहानियों में डर नहीं बल्कि एक सीख है। परछाई तो चली गई, लेकिन विक्रम सिंह के विश्वासघात की कहानी आज भी वहां के लोगों के दिलों में एक चेतावनी की तरह बसी हुई है।